चेपॉक, पीला समंदर। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी बदली हुई है। इस बार आईपीएल में चेन्नई 2 मैच लगातार हार के आ रही है और सामने कौन है? कोलकाता। जो आंकड़े पर हम बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई ये तो एक तरफा मैच है, लेकिन ऐसा है नहीं। कोलकाता 3 में 3 जीत कर आ रही है, जो आईपीएल इतिहास में उनके लिए हुआ है पहली बार। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है दीप दास गुप्ता। वेलकम डीडी जी। थैंक यू सैयद। डीडी जी, जब ये मैच होता है केकेआर और सीएसके का, तो जो फैंस होते हैं उनको लगता है यार ये तो जो आंकड़ा बता रहा है 18 जीती है चेन्नई, 10 जीती है कोलकाता। अगर अब चेपॉक की हम बात कर लें तो 10 में से 7 जीती है चेन्नई। पर आंकड़ा क्या इस बार सही में माने हम, या केकेआर अजब मूड में है इस बार? केकेआर अजब मूड में है। चेन्नई का जो पिच है उसका भी मूड अलग सा है। राइट है ना। तो वो चेन्नई का हम इसके पहले हम देखते हुए हैं सालों भर साल के वो 150 160 वैसे मैचेस होते हैं, लेकिन अचानक इस साल आप देख रहे हैं कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे। तो थोड़ा सा वो माहौल बदला हुआ है चेपॉक का भी। तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर टर्न होता भी है तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर पोजीशन में कोई अवे टीम है तो वो केकेआर है। जो स्पिनर्स केकेआर के पास है, जैसा इस्तेमाल करते हैं केकेआर, तो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ये। बिल्कुल। और अगर केकेआर की आप बात कर रहे हैं तो उनकी अगर ओपनिंग को आप देखें तो एक समस्या हुआ करती थी, पिछले 2 सीजन से हम देख रहे थे। लेकिन इस बार वो समस्या उनकी ताकत बन गई है। 47 की अभी तक एवरेज है, 47 की स्ट्राइक रेट 172, थैंक्स टू सुनील नारायण एंड फिल सॉल्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये काफी सालों से मेरा मानना था, और मेरे ख्याल से काफी हद तक ये गौतम, क्योंकि अब केकेआर के साथ है, और जब गौतम कप्तान थे वो इस्तेमाल करते थे सुनील नारायण का बतौर ओपनर। क्योंकि मेरा ये मानना, और शायद गौतम की भी यही सोच है, कि अगर आप उनको ओपन नहीं कराते तो फिर आप कहाँ खिलाते हो? उनको खिलाते हो आप नंबर 9 पे। तो सुनील नारायण बतौर बल्लेबाज कोई काम के नहीं है नंबर 9 पे, राइट। लेकिन वही अगर उनको ओपन कर दो, एक चीज तो तय कि वो बॉल वेस्ट नहीं करेंगे, या तो रन बनाएंगे या आउट हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो उससे अच्छा 9 नंबर पे ना वेस्ट करके आप ऊपर ले आए। अगर रन बना देते हैं, और रन बनाएंगे तो तेजी के साथ ही बनाएंगे, तो वो एक बोनस हो गया आपके पास। अगर जल्दी आउट हो जाता तो ठीक है, क्योंकि वैसे ही 9 नंबर पे किसी काम के नहीं है बतौर बल्लेबाज। और दूसरी बात ये कि फिर आपने पिछले 2 साल की बात कही कि ओपनर्स के साथ मेरे ख्याल से कुछ 6 7 या 8 ओपनिंग पेयर्स का इस्तेमाल किया है, और उनमें से हर वक्त एक ओवरसीज ओपनर होता था। तो अब आपने क्या किया कि एक ओवरसीज का स्लॉट आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। ओपनर के जगह आप मिडिल ऑर्डर कर ले, आपके पास वो ऑप्शन खुल जाता है कि बॉलर हो, व्हाटएवर, मिडिल ऑर्डर हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इट्स अ विन विन सिचुएशन सुनील नारायण का ओपन करना। बिल्कुल। और नारायण की ओपनिंग फिल सॉल्ट के साथ उनकी ओपनिंग तो चल ही रही है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा समस्या देख रहे हैं कि भाई वहां पर वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा जो अभी इंजरी है थोड़ी सी उनकी, लेकिन इन सारी चीज को ढक देता है डेथ में रिंकू सिंह और रसल का पावर। डीडीजी, अगर आप आंकड़ा देखें तो 2022 से सबसे ज्यादा सिक्सेस में ये दोनों खिलाड़ी शामिल है, और शायद चौंकाने वाली बात भी नहीं है। चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिंकू सिंह हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से वो क्या कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से काफी हद तक खामोश था आंद्रे रसल का बल्ला, और इस साल देख के लग रहा है कि कुछ अलग सोच के आए हैं, एक अलग मानसिकता से आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तकनीक अलग है। अगर आप देखें तो पहले होता था कि उनको बाउंसर, अभी अब उनका स्टांस देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अपराइट हो गए, सीधे खड़े हो रहे हैं, तो वो बाउंसर को काउंटर करने के लिए। एक होता था कि उनको जब बैटिंग करे तो वाइड यॉर्कर करो, तो अगर आप अभी देखें तो एक तो क्रीज के अंदर खड़े रहते हैं और ऑफ स्टंप पे खड़े रहते हैं। तो वो काफी सोच के साथ आए हैं, और मुझे नहीं याद आ रहा कि कब आंद्रे रसल इतने फिट दिखे मुझे। राइट, सही में इस बार फील्डिंग, जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। देखिए एक चीज और सोचिए कि इस साल के बाद बड़ा ऑक्शन है, राइट। तो सब प्लेयर के दिमाग में ये होगा कि भैया ये साल अच्छा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले साल बड़ा ऑक्शन है। अगर रिटेन करते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर रिटेन नहीं भी करते तो कम से कम फिर कोई दूसरा फ्रेंचाइज हो जो उनका स्टॉक्स ऊपर ही रहे। तो इसलिए भी मेरा मानना है कि सब उस मानसिकता से आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में, काफी लोग ये सोच के कि भैया ये टूर्नामेंट अच्छा जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मानसिकता की आपने बात की, चेन्नई में जब कोई टीम आती है तो ये सोच के आती है कि भाई वहां पे जो पिच है वो अलग मिलेगी, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। लेकिन आपने शुरुआत में ही बोल दिया कि वो मूड अलग है। पर दीप भाई, अगर वो पिच बदलती भी है, पिच धीमी भी रहती है, तो भी इस टीम को आप देखिए, ये टीम पिछले कुछ सालों में 48% स्पिनर्स का इस्तेमाल किया है, और ये अक्रॉस द टीम सबसे ऊपर। बिल्कुल। और ये
आज से नहीं, काफी सालों से अगर आप देखें, जब गौतम भी कप्तान थे तब कुलदीप हुआ करते थे, सुनील नारायण तो थे ही, साथ में कुलदीप थे, बीच में पीयूष चावला भी एक आधा साल खेले कोलकाता के लिए। तो हर वक्त स्पिन अटैक जो रहा है कोलकाता का वो बहुत ही अच्छा रहा है। और अब कुलदीप छोड़ गए तो फिर वरुण चक्रवर्ती आ गए, फिर सुयश आ गए। तो आप अगर देखें तो देव ऑलवेज बीन वेरी रिच उस इलाके में, स्पिन बॉलिंग में। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर पिच में घुमाव है और थोड़ा धीमा पिच है तो अगर कोई भी टीम जो उसका फायदा उठा सकती है वो केकेआर है, क्योंकि उनके पास वैसे स्पिनर्स मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से इल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि इसके पहले 2 मैचेस अवे फ्रॉम होम सीएसके हारी है, तो दे नीड टू गेट बैक टू विनिंग वेज। और अगला मैच कहाँ है? घर पे है, चेपॉक। तो इल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा माहौल रहता है इस मैच में। और एक और मजेदार चीज है, अब तक जो हमने स्पिनर्स की बात की, आपने सही कहा कि वो 3 स्पिनर्स इनकी ताकत है। यही ताकत चेन्नई के पास शिवम दुबे के तौर पर है जी। जो पिछले कुछ सालों से स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर उनकी स्ट्राइक रेट आप देखें तो कहीं ऊपर नजर आती है। तो क्या थोड़ी सी प्लानिंग चेंज होगी अगर आप वहां पर रहते, कोच होते? जो हमने अक्सर देखा है दीप भाई की हार्ड लेंथ अक्रॉस द ऑफ स्टंप अगर उनको गेंद डाली जाती है फास्ट बॉलर की तो थोड़ा फंसते हैं वहां। देखिए, ये तो एक तो आपने जैसे कहा एंगल तो लेफ्ट हैंडर्स का होता ही है कि बैक ऑफ लेंथ वो सारी लेफ्ट हैंडर्स को परेशान करता है वो एंगल। और एक चीज जो है पिछले 1-2 साल से जो लोगों ने किया है वो है शॉर्ट बॉल। और अब तो ओवर में आप 2 शॉर्ट बॉल डाल सकते हैं, तो एक वो विकल्प है। लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि पिछले इस सीजन खास करके अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफी इंप्रूव किया है शिवम ने शॉर्ट बॉल के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी। लेकिन अगर आपको काउंटर करना है केकेआर के स्पिनर्स को तो आप एक बल्लेबाज से नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे पोटेंशियली 12 ओवर की बात कर रहे हैं। तो 12 ओवर आप एक बल्लेबाज के ऊपर निर्भर होकर नहीं कर सकते, रह सकते आप। तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प चाहिए, सीनियर प्लेयर्स जैसे अजिंक्य हो गए, ऋतुराज का भी बल्ला थोड़ा खामोश है, वो जरूरी है। और इम्पॉर्टेंट है कि वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बरकरार रखे। तो शुरुआत से अगर रचिन पिछले 2 मैच में उतना कुछ खास रहा नहीं उनका प्रदर्शन, लेकिन शुरुआत से अगर वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को बरकरार रख सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आपने बल्लेबाजों की तो बात कर ही दी, गेंदबाज के तरफ आए तो एक स्ट्रेंथ चीज चेन्नई में ये भी दिख रही है कि सिर्फ 4 विकेट अभी तक लिया है पूरे इस सीजन में चेन्नई के स्पिनर्स ने, जिसमें अगर जाडेजा की आप एवरेज देखें तो 109 पहुंच जाते हैं। हायर साइड पर थिकशाना भी हैं 60 से ऊपर। लेकिन मोइन अली पिछले मैच में जो उन्होंने खेला था, एक ही मैच खेला है, 2 विकेट उन्होंने लिया है, 11.5 की एवरेज रही है। तो मोइन अली क्या इस पिच पर? मोइन अली हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितने सारे लेफ्ट हैंडर्स है। आप शुरुआत में ही देखें तो खैर आप स्पिनर लगाएंगे नहीं सुनील नारायण के आगे जनरली, बट हाँ उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर नीतीश भी खेलते हैं, फिट हैं, तो वेंकटेश, नीतीश, रिंकू, काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स हो जाते हैं फिर मिडिल ऑर्डर में। तो एक रोल जरूर रहेगा वहां पे मोइन का। और जो आपने विकेट्स की बात कही, देखिए वो चेन्नई का पिच भी अब बर्ताव थोड़ा सा अलग है इस सीजन। जैसे हम पहले बात कर रहे थे इस बारे में कि अमूमन हम देखते थे कि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली पिच होता था चेपॉक पे, लेकिन इस साल हाई स्कोरिंग वेन्यू रहा है तो उतना मदद है नहीं स्पिनर्स के लिए जो अमूमन हम देखते थे। तो शायद वो नंबर्स रिफ्लेक्ट करती है उस बात को। लेकिन मोइन का रोल तो रहेगा, खासकर मोइन की मैं बात कर रहा हूँ अगेंस्ट केकेआर, क्योंकि इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा आपका प्रेडिक्शन जानना भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो उनकी डेथ बॉलिंग कॉम्बिनेशन थी, पथिराना और जब फिज थे, बड़ी जबरदस्त थी। वो नहीं थे पिछले मैच में तो हमने देखा कि एक्सपोज होते हुए नजर आए। मुकेश चौधरी को उन्होंने खिलाया, 1 ओवर के बाद उनको गेंदबाजी भी नहीं मिली, 27 रन उन्होंने दे दिया। और अभी तक इन दोनों खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी पर सवालिया निशान है, पता नहीं है कुछ। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा क्योंकि आप जैसे ही मुस्तफिजुर और पथिराना की बात करते हैं, आपको पता है कि 8 ओवर तो मेरे सेफ है, खास करके वो डेथ के ओवर्स। और दोनों ऐसे गेंदबाज है जो डेथ में आपको एक तो किफायती रहते हैं अमूमन और विकेट्स भी लेके देते हैं। तो वो स्ट्रेट अवे आपके जो 2 प्रॉपर 8 ओवर बॉलर्स जो हैं 4-4 के, वो आपके वहां से निकल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको हैंडीकैप तो जरूर कर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी कमी खली पिछले मैच में, और अगर इस मैच में भी अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल खिलेगी। और अब प्रेडिक्शन, वैसे तो आप पे केकेआर को हो सकता है आप सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, चौकड़ी लगेगी जीत की या फिर हार की हैट्रिक चेन्नई?
देखिए, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर जैसी भी हालात हो, अगर पुराने चेपॉक जैसे हालात हो, पिच की कंडीशंस हो, तो केकेआर से बेहतर शायद कोई एडवांटेज नहीं ले सकता उसका। लेकिन ये एक और बात भी सही है कि सीएसके के घर पे हराना एक अलग बात है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इवन दो केकेआर बहुत अच्छे फॉर्म में, अच्छे लय के साथ उतरेगी मैदान, लेकिन घर पे सीएसके को हराना मुश्किल होगा थोड़ा। चलिए, तो पीले समंदर में मुश्किल हो सकता है। डीडी जी का कहना है भाई कि थोड़ा सा जो झुकाव है वो चेन्नई की तरफ है, होम टीम की तरफ है। शुक्रिया डीडी जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप क्या सोचते हैं कि आपको भी लगता है कि चेन्नई बाजी मारेगी या फिर कोलकाता जीत का चौका लगाएगी? आप कमेंट कीजिए, जरूर हमें बताइए। यही होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।